धरा ने जैसे ही उन गुंडों की बात सुनी तो उसने उसको धमकाते हुए कहा, हाथ भी लगा कर दिखाना। अब आगे तुम्हारी हड्डियां नहीं तोड़ दी तो मेरा नाम भी धरा नहीं। धरा तो तुम्हारा नाम धरा है। राज ने धरा का नाम याद करते हुए कहा। धरा की आंखें छोटी हो गईं और उसने राज की तरफ देखते हुए कहा, तब को छोड़ो और निकलो यहाँ से, वरना मैं पुलिस को फोन करूंगी। ओके, गुस्सा मत करो, राज ने धरा को शांत कराने के लहजे में कहा। मैं इसको छोड़ दूंगा और इस लड़की का पीछा कभी नहीं करूंगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। सवाल? कैसा सवाल? दारा ने हैरानी के साथ पूछा। क्या तुम्हारे बाप का किसी और औरत के साथ नाजायज संबंध था? ये कहकर राज ने धरा की तरफ देखा। उसने धरा से जवाब की उम्मीद की। राज की बात सुनकर धरा को चक्कर आना शुरू हो गए। उसने झल्लाते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अगर हाँ तो सही से चेक करवाओ, और हाँ, मेरा दिमाग मत खाओ। एक बार सोच कर तो देखो, क्या पता तुम्हें कुछ याद आ जाए। राज अब भी हार मानने वाला नहीं था, लेकिन उसने जैसे ही देखा कि धरा भड़कने वाली है तो उसने अपने सब वापस खींच लिए। उसने धरा से कहा, देखो, तुम शांत दिमाग से काम लो। अगर तुम्हें कुछ भी याद आ जाए तो तुम मुझे कॉल करके बता देना। मेरा नंबर तुम्हें इस लड़की से मिल जाएगा। राज ने तनु की तरफ इशारा किया। उसके बाद राज ने उन गुंडों को अपने पीछे आने का इशारा किया। वो गुंडे भी राज की बात मानकर अपना सर खुजलाते हुए उसके पीछे चल दिए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था आखिर उनके बास को अचानक हो क्या गया है। धरा, तप और तनु राज को जाते देख हैरान हो गए। धरा ने कहा, क्या इंसान मेंटल है? मुझे भी लगता है। तप ने कहा, क्या अब ये सच में मुझे परेशान नहीं करेगा? तनु काफी अपसेट थी। नहीं, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा, तप ने कहा। तो तनु और धरा उसको घूरने लगे। तनु ने देखा कि तप को काफी चोट लगी है। वो भागकर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आई और उसने तप को बैठाकर उसके घाव पर दवा लगाना शुरू कर दिया। धरा ने खांसते हुए कहा, क्या तुम दोनों मुझे जला रहे हो अपना प्यार दिखाकर? उसकी बात सुनकर तनु मुस्कुरा दी और तब धरा को देखने लगा। आज उसको धरा कुछ दिनों से ज्यादा खुश और एनर्जेटिक लग रही थी। क्या ये अच्छे से शादी करने का नतीजा था? तब ने मन ही मन सोचा और थोड़ा दुखी महसूस कर रहा था। राज भी घर पहुंच चुका था। उसने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा, उसने देखा कि उसकी माँ किसी को डांट रही है। तुम्हारे से इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? इस बार मैंने तुम्हें माफ नहीं करूंगी, इसलिए तुमसे तुम्हारी 2 महीने की पगार काट ली जाएगी। वो नौकरानी जिसने गलती हुई थी वो अचानक से राज की माँ के पाँव में गिर जाती है। मैडम, इस बार माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। अगर आपने मेरी 2 पगार काट ली तो मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी? वो औरत गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन दर्शनी विराज की माँ ने उसकी एक नहीं सुनी। उन्होंने उस औरत को अपने पैरों से धकेल दिया। राज ने अपनी माँ के गुस्से भरे चेहरे को देखा और धरा का चेहरा याद आ गया। धरा भी बिल्कुल उसकी माँ के जैसी ही लगती थी जब वो गुस्सा करती थी। और तो और उसकी शक्ल इतनी ज्यादा उसकी माँ से क्यों मिलती थी? उसकी माँ और उस लड़की में इतनी ज्यादा सिमिलरिटी क्यों थी? राज को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है? वो लेने अपनी दुल्हनिया गया था और मिलकर अपनी माँ की नाजायज बेटी से आ गया। दर्शनी की नज़र जैसे ही राज पर पड़ी, वो भागकर उसके पास आई। कहाँ है मेरी बहू? तुम अकेले ही क्यों आए हो? क्या वो बाहर है? दर्शनी एक के बाद एक सवाल राज से पूछे जा रही थी। नहीं लाया मैं उसको, वो किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है। राज की बात सुनकर दर्शनी हैरान हो गई। उन्होंने उसको डांटते हुए कहा, अगर तुम पहले से ही उस लड़की को बंद करके रखते तो ऐसा कुछ नहीं होता। तुमने तो अपने दादा का नाम मिट्टी में मिला दिया।
हमारा परिवार माफिया परिवार है, सबसे बड़ा माफिया। लेकिन तुम एक लड़की को नहीं संभाल पाए। माँ, आप ये सब छोड़िए और मुझे ये बताइए, क्या आपका पापा के अलावा कोई बॉयफ्रेंड था और उसके साथ आपकी कोई बेटी भी है? राज की बात सुनकर दर्शनी उसको ऊपर से नीचे तक देखने लगी। क्या तू आज दिन में ही चढ़ा कर आ गया? अच्छा, एक काम कीजिए, मुझे अपनी जवानी की फोटो दिखाइए। अपनी माँ से कोई जवाब न मिलने पर राज ने अपना सवाल बदल दर्शनी जी को लगा कि तनु के प्रेग्नेंट होने का सच पता लगने के बाद उसका बेटा पागल हो गया है। वो थोड़ी चिंता करते हुए कहती हैं, राज, तुझे अभी आराम करने की ज़रूरत है। अगर तुझे वो लड़की इतनी ही पसंद है तो मैं आदमियों से बोलकर उसको अभी उठवाने को कहती हूँ। माँ, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? राज ने अपने माथे को मसलते हुए कहा। वो अपनी जगह से उठा और उसने अपनी माँ की तरफ देखे बिना कहा, हमारी फोटो एल्बम कहाँ है? फोटो एल्बम? आप रहने दीजिए, मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। ये कहकर राज सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। काफी देर ढूंढने के बाद आखिर उसको 3 से 4 एल्बम मिल गईं। उसने एक के बाद एक करके 3 एल्बम देखी, लेकिन उसको कहीं भी अपनी माँ की जवानी की फोटो नहीं मिली। राज निराश हो चुका था। उसने लास्ट बची एल्बम को देखा, फिर मन ही मन सोचा, इसको भी देख ही लेता हूँ। उसने वो एल्बम उठाई और उसमें लगी धूल को झड़ाने के बाद उसने वो एल्बम खोली। इस एल्बम में उसकी माँ की काफ़ी ज़्यादा फोटोज थी। राज ने एक के बाद एक करके सब फोटोज देखी। ये वही है, वो लड़की बिल्कुल माँ के जैसी ही लगती है। राज ने बड़े ध्यान से एक एक फोटोज को देखा। उसने अपने आप से ही बुदबुदाया, ये कैसे हो सकता है? पता नहीं क्यों, जब से मैंने उस लड़की को देखा था, मुझे उससे कुछ अपनापन महसूस हुआ था। राज ने अपनी माँ के सब फोटोज को अपने साथ लिया और उन्हें लेकर वो नीचे हॉल में आ गया। अब तक उसके पापा कुलदीप सचदेवा भी आ चुके थे। दर्शनी और कुलदीप जी आपस में बातें कर रहे थे। कुलदीप सचदेवा ने कहा, वो हमारे साथ डील करने के लिए मान ही नहीं रहे थे, इसलिए मैंने उनके सर पर बंदूक रखकर उनसे इस डील के लिए हाँ करवाई। उसकी बात सुनकर दर्शनी सचदेवा उसके ऊपर प्राउड फील करते हुए बोली, आपने ये बिल्कुल सही किया। अगर घी सीधी उंगली से न निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। उनकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि राज जल्दबाजी में उनके पास आता है। माँ, पापा, मुझे आपसे एक ज़रूरी बातें करनी है। दर्शनी और कुलदीप ने एक साथ उनकी तरफ देखा। कुलदीप जी ने कहा, क्या हुआ तुम्हें? राज ने थोड़े सख्त एक्सप्रेशन बना के पूछा। मुझे उससे भी जरूरी बात करनी है क्या? कुलदीप ने पूछा। दर्शनी को अभी तक भी ऐसा लग रहा था जैसे उनका बेटा उस लड़की को न मिलने की वजह से सदमे में पहुंच गया है। वो कुछ कहना तो चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही राज ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया। राज सोफे पर न बैठकर सोफे के आगे रखी टेबल पर बैठ गया, जो उसकी माँ और पापा के ठीक सामने थी। उसने अपने हाथ में अपनी माँ की फोटोज ली थी और उसके चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन थे। उन्होंने कहा, क्या आप दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? राज के पेरेंट्स ने एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, ऐसा कुछ जैसे मेरी कोई बहन हो और मुझे उसके बारे में कुछ पता ही ना हो। राज ने फिर से कहा। राज की बात सुनने के बाद दर्शनी और कुलदीप का चेहरा पीला पड़ चुका था। उन्होंने फिर से एक दूसरे की तरफ देखा। राज ने जब उनके चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन देखे तो वो समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। क्या बात है? राज ने कहा तो दर्शनी जी की आंखें लाल हो गईं और वहीं कुलदीप जी ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, ये सच है कि हमारी एक बेटी थी, लेकिन वो मर चुकी है। वो जन्म लेने के 1 महीने के बाद ही मर गई थी। मर चुकी है? राज की आंखों में आश्चर्य साफ साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन मुझे इस बारे में कुछ क्यों नहीं पता?
क्या ये मेरे होने के पहले ही बात है? नहीं, वो तुम्हारी छोटी बहन थी। उस टाइम हमारी जान को खतरा था, इसलिए हमने तुम्हारी छोटी बहन को पैदा होते ही कुछ समय के लिए किसी को दे दिया। लेकिन उस बच्ची की किस्मत में 1 महीने से ज़्यादा जीना ही नहीं लिखा था। ये कहते हुए कुलदीप जी की आंखें भी नम हो गई और दर्शनी तो किसी पत्थर की तरह एक जगह जमा हुई थी। तुम भी उस वक्त अपने नाना नानी के पास कनाडा में थे और काफ़ी छोटे भी थे, और तुम्हें इतनी समझ नहीं थी कि तुझे ये सब एक्सप्लेन किया जाए। राज ने कुछ सोचा और फिर कहा, क्या हो अगर वो जिंदा हो? उसकी बात सुनकर कुलदीप जी और दर्शनी दोनों हैरान हो जाते हैं। तुम्हारा मतलब क्या है? दासनी जी ने चौंकते हुए कहा। मतलब ये है कि मैंने आज एक लड़की को देखा जो बिल्कुल आपकी जैसे दिखती थी। उसकी उम्र लगभग 23 या 24 साल के करीब होगी। वो बिल्कुल ऐसी दिखती है जैसे आप इन फोटोज में दिख रही हैं। वो पूरी आपकी जैसी दिखती है जैसे आप जवानी में दिखती थी। उसका गुस्सा, उसका बात करना, सब आपसे मिलता है। उसकी बातें सुनकर दर्शनी के फेस पर हैरानी और खुशी के मिलते जुलते एक्सप्रेशन आ जाते हैं। वहीं कुलदीप इस बात को सुनकर ज़्यादा खुश नहीं थे। उन्होंने कहा, ये संयोग भी तो हो सकता है। पापा, आपने खुद उसको मरते हुए देखा है? कुलदीप ने कुछ सोचा और फिर कहा, नहीं, ये वैसा ही है जैसे मैंने सोचा था। क्या आपने उसका चेहरा देखा था मरने के बाद? नहीं, कुलदीप ने एक बार फिर से जवाब दिया। जिसको हमने अपनी बच्ची पालने के लिए दी थी, उसने ही हमें फ़ोन करके बताया कि वह अब इस दुनिया में नहीं रही। हम दोनों उस टाइम काफ़ी टूट चुके थे और हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम अपनी मरी बच्ची का चेहरा देख सकें। दर्शनी जी ने राज को बताया। वही तो, आप दोनों उस वक्त भावनाओं में बह गए और आपने ठीक से जांच पड़ताल तक नहीं करवाई। हो सकता है कि वो इंसान झूठ बोल रहा हो, उसका सच छुपाने के पीछे कोई और ही इरादा हो। राज की बात ध्यान से सुनने के बाद कुलदीप जी और दर्शनी जी को भी एक आस दिखाई दी। कुलदीप जी ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, अगर उसने ऐसा कुछ किया है तो मैं उस इंसान को जिंदा दफना दूंगा। हाँ पापा, आप चिंता मत कीजिए उस इंसान से, और मैं भी उस लड़की के बारे में पता करने की कोशिश करता हूँ, ये सोचकर कि उसकी कोई छोटी बहन भी हो सकती है। राज की आंखों में चमक आ गई। उधर तब की हालत अब काफी बेहतर हो चुकी थी। अब वो तनु को खुद के साथ उसके घर ले जाने के लिए मना रहा था। उसको डर था कि राज दोबारा तनु को परेशान करेगा। तनु को फोर्स करने के बाद तनु वहां से जाने के लिए नहीं मानी। वो अब और ज्यादा तब को परेशान नहीं करना चाहती थी। हार मानने के बाद तब ने तनु की सेफ्टी के लिए कई बॉडीगार्ड्स को हायर कर लिया। अब वो तीनों आराम से टेबल पर बैठकर खाना ही खा रहे थे। खाना खाते खाते ही धरा का फोन बजना स्टार्ट हो गया। जैसे ही स्क्रीन पर धरा ने नाम देखा तो एकदम से डर गई। सिट उसको आज फोन कर रहा था कि वो तनु से मिलने जा रही है। उसने फोन उठाकर कहा, हेलो, कहाँ हो तुम? अज ने बिना बात को घुमाते हुए सख्त लहजे में पूछा। वो मैं तनु के घर पर हूँ। और कौन है? अज का सवाल सुनकर धरा थोड़ा झिझकते हुए फिर से उसने कहा, तब भी है साथ में। धरा की बात सुनने के बाद अज की पकड़ फोन पर तुरंत मजबूत हो गई। उसने जैसा सोचा था वैसा ही था। वो उस तब के साथ थी। मुझे 1 सेकंड में अपनी लोकेशन सेंड करो। अज ने ये कहकर फोन कर दिया। धरा कुछ बोलना चाहती थी लेकिन उससे पहले ही अज ने फोन काट दिया था। अज का फोन था। तनु ने धरा को कोहनी मारते हुए पूछा। हाँ, धरा ने फिर से अज को फोन मिलाया। तब चुप था, उसने कुछ नहीं कहा।
कुछ बिल जाने के बाद अच ने फोन उठा लिया। तुमने अभी तक लोकेशन सेंड क्यों नहीं की है? वो मैं कह रही थी कि तुम क्यों लोकेशन मांग रहे हो? मैं खुद ही घर आ जाऊंगी। मैं कार में हूँ, तुम जल्दी लोकेशन सेंड करो। धारा हैरान थी, इतनी जल्दी? कार लेकर भी निकल गया और एक बार फिर उसके कानों में टू टू की आवाज आई। अच ने फिर से कॉल कर दिया था। धारा ने कोई भी देरी किए बिना अच के फोन पर लोकेशन सेंड कर दिया। 20 मिनट बाद तनु के घर की डोरबेल फिर से बजी। वो तीनों खाना खाने के बाद कार्ड्स खेलने बैठे थे। तनु अपनी जगह से उठते हुए बोली, जरूर अच होगा। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, उसने अपने सामने एक आदमी को खड़ा हुआ पाया। उसकी हाइट लगभग 6 फुट की थी और उसकी बॉडी तो एकदम लाजवाब थी। उसका फेस पिक्चर ऐसे थे जैसे उसको किसी ने बड़ी फुर्सत से बनाया हुआ है, लेकिन उसके फेस की हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं? तनु तो अच के चाम देख कर उसमें ही खो गई थी। लेकिन अच ने तनु की तरफ एक नज़र उठाकर भी नहीं देखा। तनु ने अच की नज़रों का पीछा किया। उसकी नज़र बस धरा को ही देख रही थी, जो तब के साथ किसी बात को लेकर बहस कर रही थी। तनु ने खांसते हुए कहा, आइए अंदर आइए। अच ने तनु की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो सीधा धरा के पास जाने लगा। क्या अकड़ू बंदा है, मुंह उठाकर बात तक नहीं करता, कहीं ये गूंगा तो नहीं? अरे नहीं, फिर धरा इससे फोन पर कैसे बात करती? तनु ने अपने अंदर उमड़े सवालों को झटका और दरवाजा बंद कर दिया। अच सीधा धरा के पास गया। उसने पहले तप को देखा और फिर धरा को। उसके चेहरे पर गुस्से के एक्सप्रेशन साफ दिखाई दे रहे थे। तप ने अच को वहां देखा और उसको इग्नोर कर दिया। धरा का ध्यान अभी तक अच पर नहीं गया था, क्योंकि वो अपने कार्ड्स देखने में बिजी थी। धरा अपने कार्ड्स को देखकर काफी खुश लग रही थी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसका कोई जैकपॉट लग गया हो। पर उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि उसी वक्त उसको अपने हाथ पर एक हाथ पकड़ मजबूत बनाते हुए महसूस हुई। उसने अपनी गर्दन उठाकर देखा तो अच उसको ही घूर रहा था। धरा को घूरते हुए अच किसी दानव से कम नहीं लग रहा था। धरा अपनी जगह से एकदम खड़ी हुई और उसने कहा, तुम इतनी जल्दी पहुंच भी गए? क्यों, तुम्हें मेरे जल्दी आने की खुशी नहीं हुई? अच ने जैसे ही कहा, उसने एक नज़र तप की तरफ देखा। नहीं नहीं, मैं तो बस इतना कह रही थी कि आधे से ज्यादा घंटे का रास्ता तुमने कुछ ही मिनटों में कैसे खत्म कर लिया? अच ने उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसको वहां से लेकर जाने लगा। रुको तो, मुझे अभी और इसके साथ रहना है। कितना मजा आ रहा है, रुको तो। धरा ने अच से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। जैसे ही अच धरा को खींचता हुआ दरवाजे तक लेकर गया, उसके सामने अचानक से तप आ गया। तप ने कहा, जब वो बोल रही है कि उसको अभी नहीं जाना, तो तुम उसके साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? छोड़ो उसको, ये मेरी वाइफ है, इसलिए मुझे तुमसे पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे इसको कैसे ले जाना है और कब लेकर जाना है। सो देयर इज नो नीड फॉर यू टू फॉर इन माई प्राइवेट मैटर। अच की बात सुनकर तब को गुस्सा आ गया और वहीं तनु और धरा थोड़ा परेशान हो गई। धरा ने बात को संभालते हुए कहा, अरे तुम दोनों झगड़ क्यों रहे हो? और तभी तनु भी तप के पास आई और उसने तप के कान में कहा, ये इन पति पत्नी का मामला है, तुम क्यों अपनी नाक बीच में डाल रहे हो? चुप रहो तुम। तप की मुठ्ठियां अचानक से बंद हो गईं। देखो अच, ये तुम्हारी वाइफ बाद में बनी है, इससे पहले मेरी। तप रुका और उसने अच के चेहरे की
गुस्से को लाल होते हुए देखा, जैसे वो उसको कह रहा हो, अगर तुमने आगे एक भी शब्द कहा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। धरा भी अब तब की बात सुनने के बाद पैनिक होने लगी थी। अगर वो थोड़ी देर और वहां रुके तो अच जरूर तब को मार डालेगा। अब तक अच धरा को खींच कर ले जा रहा था, लेकिन अब धरा ने अच को ढकेलना शुरू कर दिया। चलो हम घर चलते हैं, चलो ना। अच ने पीछे मुड़कर धरा को देखा, जो उसको अपने दोनों हाथों से धक्का दिए जा रही थी, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं हो रहा था। अच ज्यों का त्यों वहीं खड़ा रहा। अच ने फिर से अपना फोकस तब पर कर लिया। तब मल्होत्रा, मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। अगर तुमने आगे से मेरे और मेरी वाइफ के बीच में आने की कोशिश की तो तुम इंडिया से तो क्या, इंग्लैंड में भी अपने बिजनेस से हाथ धो बैठोगे। उसको मेरी आखिरी वार्निंग समझो, चाहे धमकी, आई डोंट केयर। आज की बात सुनने के बाद तब भी कहाँ चुप बैठने वालों में से था। तब ने आज का कॉलर पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया ही था कि धरा उनके बीच में आकर खड़ी हो गई। इनफ, तुम दोनों आखिर करना क्या चाहते हो? यहाँ पर आज ही मर मिटने का इरादा है क्या? धरा ने आज का हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो अब तुम भी, हम अपने घर चलते हैं। लेकिन अच का कोई इरादा नहीं था वहां से जाने का। वो अभी भी तब को जानलेवा नजरों से घूरे जा रहा था। तभी उसको अपने लिप्स पर सॉफ्ट सा कुछ फील होता है। ये धरा के लिप्स थे। अब अच एकदम से जम गया। धरा ने एक छोटा सा किस अच के लिप्स पर किया और उसका हाथ पकड़कर कहा, डार्लिंग चलो अब। अच चुप था और उसको कंफ्यूजन के साथ देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा अब काफी हद तक कम हो गया था। दारा ने उसके हाथ को पकड़ा हुआ और वो उसको बच्चों के जैसे बाहर की तरफ लेकर जा रही थी। अच ने इस बार कोई विरोध नहीं किया और वो उसके पीछे पीछे जाने लगा। तनु आंखें फाड़े उन्हें ही देख रही थी। तब का चेहरा मुरझा गया। तनु ने दरवाजे के बाहर झांक कर देखा, लेकिन उसे अच और धरा कहीं नहीं दिखे। तनु ने डोर बंद कर दिया और उसने तब से कहा, तुम्हारे और अच के बीच ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो तुम दोनों एक दूसरे को एक आंख नहीं भाते? आज तो मैं डर ही गई थी। मुझे तो लगा था कि आज कुछ बड़ा कांड हो जाएगा, लेकिन धरा ने सब कुछ संभाल लिया। थैंक गॉड। तब सोफे पर बैठ गया और वो काफी उदास लग रहा था। तनु ने उसको यूं उदास देखा तो वो उसके पास ही सोफे पर बैठ गई। उसने तब के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुमने ऐसा चेहरा क्यों बनाया हुआ है, जैसे कोई तुमसे कोई कीमती चीज लेकर गया हो। वो मेरी कीमती नहीं बल्कि अनमोल चीज मुझसे छीन कर ले गया है। वो मुझे मेरी प्रीसा छीन कर ले गया है। तब ने अपनी मुठ्ठियां भींचते हुए गुस्से से कहा। उसकी बात सुनने के बाद तनु सुन्न पड़ गई। उसको अच्छे से पता था कि तब धरा को ही प्रीसा बुलाता था। तनु ने तब के कंधे में अपना हाथ हटा लिया। उसने डरते हुए पूछा, तो क्या तुम धरा से? तनु इससे आगे कुछ और नहीं बोल पाई और चुप हो गई। उसके आगे के शब्द मानो उसके गले के ऊपर ही नहीं आ रहे थे। तब ने उसकी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ, इतना प्यार कि उसके लिए अपनी जान तक दे दूँ। लेकिन उसने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। उसके दिल में हमेशा से अच्छी था। मैं उसके लिए ही इंडिया आया था ताकि उसके लिए अच से बदला ले सकूं, लेकिन वो खुद ही भूल गई कि अच ने उसके साथ क्या किया था। उसकी आंखों में अच के लिए प्यार साफ साफ दिखाई देता है। ये सब कहते हुए तब की आंखों में दर्द साफ साफ दिखाई दे रहा था। तनु का मानो दिल थम चुका था। उसको अपनी धड़कनें भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। उसने जैसे कैसे अपने आंसुओं को बहने से रोका और तब को तसल्ली देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, आई होप कि तुम्हें जल्द से जल्द कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी।
तनु ने इतना कहा ही था कि तब का फोन बजने लगा। तब ने फोन उठाया और सामने वाले की बात सुनने लगा। उसके एक्सप्रेशन तुरंत चेंज हो गए। वो अपनी जगह से उठा और उसने कॉल डिस्कनेक्ट करते हुए तनु की तरफ देखकर कहा, मुझे कुछ जरूरी काम आ गया है, तुम अपना ख्याल रखना और हाँ, अगर कुछ भी बात हो तो मुझे कॉल जरूर करना। तनु ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दी और उसने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। तनु तब को डोर तक छोड़ने गई और तब के जाते ही उसने डोर बंद कर लिया। वो दरवाजे के सहारे ही नीचे बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू की धारा एक एक कर निकलने लगी, जो उसने अभी तक रोक कर रखी थी। दूसरी तरफ अच और धरा कार पर थे। वो दोनों चुप थे और धरा अच के किससे अभी तक शॉक्ड में था। थोड़ी देर वो नॉर्मल हुआ और उसने धरा से पूछा, तुमने ये सब जानबूझकर किया है? क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं? धरा ने जैसे ही उसकी बात सुनी तो उसके अंदर का गुस्सा अब बाहर आने लगा। उसने अच को घूरते हुए कहा, हाँ, मैंने ये जानबूझकर किया था, लेकिन तुम्हें भी इतना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं थी। मैंने कहा था तुमसे कि मैं खुद ही घर आ जाऊंगी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। और तो और तुमने तब को भी धमकी दे दी। बेचारा तब को कितना बुरा लगा। आज जिसका गुस्सा थोड़ी देर पहले शांत हुआ था, अचानक से बढ़ जाता है। गुस्से के कारण उसके हाथ की नसें दिखाई देने लगी। आज ने कार की स्पीड तुरंत बढ़ा दी। गुस्से की वजह से वो कोई भी ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं कर रहा था। ये क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? कार की स्पीड ज़्यादा होने की वजह से धारा की बॉडी इधर से उधर मूव कर रही थी। उसको एहसास हो चुका था कि उसने अच को नाराज कर दिया। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? शैतान को गुस्सा दिला दिया। धारा अच से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तब तक वो हवेली पहुंच चुके थे। कार के रुकते ही धरा ने एक चैन की सांस ली, लेकिन उसी वक्त अच ने कार का डोर ओपन कर दिया और धरा की बाजू पकड़कर उसको अंदर ले जाने लगा। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे, मुझे दर्द हो रहा है, धारा चिल्लाती गई। लेकिन अच के ऊपर उसकी कोई भी बात का कोई असर नहीं हुआ। अच सीधा उसको बेडरूम में लेकर गया। रूम में पहुंचते ही अच ने धरा को बेड पर फेंक दिया और अपनी शर्ट उतारने लगा। दोस्तों, आप लोगों को मेरी यह कहानी कैसी लगती है, कमेंट में ज़रूर बताइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर करना मत भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, आप लोग वीडियो को देख ज़रूर लेते हैं, लेकिन उसको सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।